तो बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कल मैंने आपको ओवरलैपिंग के बारे में कुछ बातें बताई थी। ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। सुनो, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पहले तो नई चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वीबीटी। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है बेटा। इसमें ये बताया गया है कि बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड दो जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उन्हें अनपेयर्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, ध्यान रखिएगा। वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं कि ओवरलैपिंग कितने तरीके से हो सकती है, ओवरलैपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। या फिर आपको डायग्राम दे दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये जो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं ये से करेक्ट ओवरलैपिंग है या इनकरेक्ट ओवरलैपिंग है, ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा वीबीटी में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्होंने क्या बताया है, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स bond formation occurs due to overlapping of unpaired orbitals। अनपेयर्ड बेटा ये याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। अनपेयर्ड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इन्हीं को हम लोग अनपेयर्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ओवरलैपिंग बेटा, जो ओवरलैपिंग है इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहली है, देखिए ओवरलैपिंग को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी है नॉन एक्सियल भी बोल सकते हैं, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। इसको जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग या इसी को पार्शियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। सुनिए ध्यान से, बोल रहे हैं यहां पे देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग में कैसे होती है। व्हेन ओवरलैपिंग अकर्स along the internuclear axis, बेटा याद रखिएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को शॉर्ट में INAV में समझाऊंगा आपको। और यहाँ पे ओवरलैपिंग अकर्स परपेंडिकुलर
टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ ओवरलैपिंग जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखिए। अब देखो क्या होता है, देखिए ये एक चीज सभी लोग याद रखेंगे, नोट में ओवरलैपिंग के लिए दो चीजें, दो प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। एक तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनका साइन सेम होना चाहिए। कल मैंने आपको साइन लिखना सिखाया था ना, आज मैं फिर से बता दूंगा, बताता जाऊंगा रास्ते में। जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बोल रहे हैं एक तो साइन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ये होना चाहिए सेम, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये भी होनी चाहिए सेम, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होनी चाहिए, ठीक। इस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अब वापस आ जाइए, तो बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये देखो बेटा, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, और ये ओवरलैपिंग हो रही है। बेटा समझो जरा सा, ये बोल रहे हैं ये जो ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक वेव है, ठीक है। एक कंप्लीट वेव ऐसी होती है, ये देखो समझो, एक कंप्लीट वेव ऐसी होती है। ये जो बीच वाली डंडी है इसे कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन के जो ऊपर पार्ट है वेव का, इसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई चार्ज नहीं है, ये साइन है, ये बस ये बताता है कि ये मीन पोजीशन के ऊपर वाला पार्ट है वेव का, ठीक है। और मीन पोजीशन के जो नीचे है उसको हम लोग माइनस कंसीडर कर देते हैं, ठीक। ये जो पी ऑर्बिटल है ये कंप्लीट वेव होता है, तो इसको आधा प्लस लिया जाता है और आधा माइनस लिया जाता है। क्योंकि आपने इस साइड को प्लस लिया है, और अभी बताया जहां आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं वहां साइन कैसा होना चाहिए, सेम। तो क्योंकि आपने इसको प्लस लिया है तो यहाँ पे इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, ठीक। फिर बेटा सुनो, ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई एक एक्सिस खींच रहे हैं, इसी को कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये देखो बेटा, ये वो एरिया है जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए, ये वो पार्ट है जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। देखो ये मान लो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कोई एरिया ओवरलैपिंग हो रही है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके आर पार जा रही है, ठीक है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग के आर पार जाती है तो इसी को बोलते हैं अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये जो ओवरलैपिंग है ये अलोंग द एक्सिस है या अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ मिलेगा आपको सिग्मा बॉन्ड। इसको और अच्छे से और करेक्टली अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्योंकि ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए इसे सिग्मा पीपी भी बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग पहले पूछा जाए कैसी ओवरलैपिंग है, तो ये पीपी ओवरलैपिंग है, दोनों के पी ऑर्बिटल मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। आइए फिर दूसरा सर, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। देखो बेटा यहाँ पे देखिए, ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये देखिए। फिर सर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है, अभी बताया था, दोनों के न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाली जो एक्सिस होती है इसी को हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, ये देखिए, ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है और ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है,
ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इन दोनों को मिला के इस पूरी ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे बनता है पाई बॉन्ड, यहाँ बनता है पाई बॉन्ड। साइन कन्वेंशन अभी कहा था, पी ऑर्बिटल आधा प्लस होता है और आधा माइनस होता है, और ओवरलैपिंग में आप लोग को ध्यान रखना है कि साइन सेम होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस है और इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपका इसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। देखो बेटा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग के लिए। ये मान लीजिए ओवरलैपिंग, बेटा ओवरलैपिंग से पहले मैंने आपको बताया बॉन्ड क्या होता है, समझिए। बॉन्ड दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि ओवरलैपिंग से अट्रैक्शन फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो पहले बेटा देखो ये ऑर्बिटल है, ये मान लो कोई एस ऑर्बिटल है, ये बीच में न्यूक्लियस है। ये ऑर्बिटल, ये कोई सर्किल नहीं है, ध्यान रखिए, ये बादल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये बादल है, पूरा का पूरा एक स्फीयर है, ठीक है। बेटा इलेक्ट्रॉन, बोल बेटा इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो समझ लेना ये पूरा माइनस चार्ज का क्लाउड है, माइनस चार्ज का बादल है। एक ये एस ऑर्बिटल था और एक ये एस ऑर्बिटल था। ये ओवरलैपिंग है एस ऑर्बिटल की। बेटा अभी बताया दोनों न्यूक्लियस को जो आपस में कनेक्ट करती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब सोचो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक बादल है ये। तो यहाँ पे इस एरिया में जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बेटा क्या आप जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। यहाँ कैसा चार्ज आ गया, माइनस। तो क्या हम लोग जानते हैं प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। यहाँ भी प्लस माइनस के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, समझे। तो ऐसे पता चलता है कि किस तरह से ओवरलैपिंग में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। बेटा देखो ध्यान से, ये भी मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे जैसे, सुनिए क्या मैंने आपको बताया, मान लो बेटा ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, मान लो ये प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 into Q2, ठीक है। मान लो एक चार्ज की वैल्यू फिक्स रख रहे हैं और दूसरे चार्ज की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो मान लिया पहली कंडीशन है, हमने इसको मान लिया ये 2 है, यहाँ पे चार्ज को 2Q ले लिया है, तो यहाँ पे FQ1 into 2Q हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में हमने इसी चार्ज को ले लिया है Q1 into हमने 4Q कर दिया। तो बोलो बेटा कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है तुमको, पहला वाला ज्यादा लग रहा है कि दूसरा वाला ज्यादा लग रहा है, बताइए। सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर एक चार्ज फिक्स हो और दूसरा चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज कर दी जाए, अगर इंक्रीज कर देंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, डिक्रीज कर देंगे तो अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा। तो क्या ये नेगेटिव की वैल्यू हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए देख सकते हैं? हाँ देखो बेटा, एक ये ओवरलैपिंग हो रही है और एक ये ओवरलैपिंग हो रही है। बोलो बच्चों, दोनों ओवरलैपिंग में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इस ओवरलैपिंग के एरिया का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरिया जितना ज्यादा होगा माइनस चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ओवरलैपिंग का एरिया बढ़ता जाएगा माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। बोलो बेटा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। समझे बेटा, अभी बताया अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आपका बॉन्ड क्या होता है? दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। बोलो बेटा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटम पास पास में आ जाएंगे कि दूर दूर चले जाएंगे?
पास पास में आ जाएंगे, समझे। तो एटम पास पास में, आप बोलो बेटा एटम के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अगर एटम पास पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घट जाएगी, समझे। अगर एटम पास पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो बेटा इससे इस मतलब बात से मुझे हम लोग को ये पता चलता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये इस पे नहीं डिपेंड करती कि ओवरलैपिंग कितनी बार हो रही है, ये इस पे डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ध्यान रखें एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब वापस आ जाइए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे। हमने बताया था एक तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। फिर ये पूछा जाएगा बेटा कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और कौन क्यों स्ट्रांग होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड कहते हैं हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी में लगातार कंफ्यूजन चल रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। सर ये क्या बोल रहे हो बताइए? यहाँ पे तो बेटा एक ही बार ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे दो बार ओवरलैपिंग हो रही है, फिर भी आप बोल रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है। बताइए हैं? ये तो गलत बात है। क्यों भाई ये गलत बोल रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड? अरे बेटा एक बात बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा एक बात बताइए, दीक्षा जी बताइए आप कि मान लीजिए चींटी आपको 2 बार काट ले, ठीक है, और शेर 1 बार काट ले, ज्यादा दर्द कब होगा? अरे चींटी में 2 बार काटी है, शेर में क्यों? शेर में बेटा क्यों ज्यादा दर्द होगा बताइए? भाई ज्यादा खा जाएगा, एक ही बार में आधा किलो नोच ले जाएगा। चींटी तो काटती रहती है, मरती रहती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है, मार डालते हैं। चींटी है, मच्छर है, अक्सर हम लोग मार डालते हैं। शेर थोड़ी ना मारते हैं, शेर तो हमें मारेगा, क्यों भैया, है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि बेटा कितना कम, यहाँ पे देखो चींटी क्या ही काटेगी, एरिया कितना कम होता है, और शेर काटेगा तो दिखेगा ना भैया ये एरिया है कि नहीं? तो वैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड में एरिया ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड में 2 बार कर रहे हैं मगर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ना उससे भी कम है। और अभी बताया बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पे, ना कि नंबर ऑफ ओवरलैपिंग पे। तो आ जाइए वापस यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें होता है मोर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है बिकॉज यहां पे होता है लेस एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, यहां पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा अगला एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो ध्यान से, इस सिग्मा बॉन्ड को देखो, एक ही जगह ओवरलैपिंग हो रही है, तो लगभग ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ये 2 ऑर्बिटल है एक जगह पे मर्ज कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ऐसे सेम ऐसे बना हुआ है। अब ये सोचो ये एक एटम है और एक ये एटम है, ये 2 एटम है जो इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे। तो ये होता है एटम्स का फ्री रोटेशन। मगर जब देखो पाई बॉन्ड को देखो बेटा, ये 2 एटम ऐसे 2 जगह पे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे जुड़े हुए, ये एक एटम है ये एक एटम है, ठीक है। अब बात बताओ, ऐसे मैं रोटेट कर सकता हूँ? आप बताइए रोटेट करते बनेगा? नहीं रोटेट करते बनेगा, समझे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड ऐसे सिंगल बॉन्ड है, एकदम बढ़िया आराम से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, समझे। पाई बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड है, ये लोग 2 जगह जुड़ा हुआ। आवाज आ रही ना? आवाज सुनाई दे रही? हिंडर्ड
दिक्कत आ रही है, रोटेशन में दिक्कत आ रही है, नहीं रोटेशन हो रहा है, समझे? पूरा तो नहीं आप घुमा सकते हो, दो बंधे हुए पूरी ताकत लगा के ऐसे घूम रहा है कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं बेटा, किस बॉन्ड के अलोंग एटम का फ्री रोटेशन, ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा एकदम सीधे घूम रहा है, समझे? तो किस बॉन्ड के अलोंग एटम का फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है? तो सिग्मा बॉन्ड में एटम्स का फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि पाई बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन पाया जाता है। बेटा हिंडर्ड रोटेशन का दूसरा नाम रिजिड रोटेशन भी होता है। क्या बोलेंगे इसको? रिजिड रोटेशन भी बोलेंगे। और तीसरा नाम भी होता है कि एकदम जम गया है, फ्रीज हो गया है रोटेशन, बहुत मुश्किल हो गया भैया, तो इसको हम लोग फ्रीज्ड रोटेशन भी बोलते हैं, समझे? तो ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पाया जाता है। तो एक अगला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे बताएंगे फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट अलोंग सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे हिंडर्ड रोटेशन या फिर फ्रीज्ड रोटेशन, और क्या बताया था? तीन बताया था ना, एक तो हिंडर्ड रोटेशन और दूसरा फ्रीज्ड रोटेशन, रिजिड रोटेशन भी बोल सकते हैं। रिजिड रोटेशन इज प्रेजेंट along पाई बॉन्ड। ये तो बेटा जनरल बातें थी ओवरलैपिंग के बारे में, कि समझे? आज एक बार हल्का, अब हम लोग ना ये ओवरलैपिंग करके बना करके देखेंगे कि कब कैसे ओवरलैपिंग होती है, इसको सारी कंडीशन को बना करके सीखेंगे इसको। तो बेटा मैंने आपको बताया है, सबसे पहले तो हम लोग ये सारी बातें जो है वीबीटी के बारे में कर रहे हैं। वीबीटी को क्या बोलते हैं भैया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। पहले तो ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, कैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है? अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। बोलो बच्चों, कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। नंबर 1 बोलिए कैसी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग। नंबर 2 बोलिए कैसी ओवरलैपिंग होती है? नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इसी का तीसरे बोल रहे इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। दूसरा नाम क्या होता है? पार्शियल ओवरलैपिंग। बोल रहे हैं ये कैसी होती है? बेटा देखिए, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करती है, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके आर पार जा रही है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग के आर पार जाती है तो इसको हम लोग अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे तो ये अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग है। और जब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है ये ओवरलैपिंग है, देखिए परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो ये देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बताया मैंने बेटा, यहाँ एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, यहाँ पे एरिया ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका वीक बॉन्ड होता है। प्लस सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया यहाँ फ्री रोटेशन पाया जाता है, यहाँ एटम्स का फ्री रोटेशन होता है, और यहाँ पे रिजिड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन या फ्रीज्ड रोटेशन पाया जाता है। क्या आई बात समझ आपको? ठीक है, चलिए आज इतने, मतलब इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए।